मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, विनियोगों का लेखांकन। इस चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, श्री विनियोगकर्ता अपने विनियोग जो 6% सरकारी प्रतिभूतियों में है निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करते हैं। तो इनका विनियोग किया गया है 6% सरकारी प्रतिभूतियों में। तो जिन प्रतिभूतियों में इनका विनियोग किया गया है उस पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज प्राप्त होता है। प्रारंभिक शेष 1/4/2017 को, वर्ष की शुरुआत में 2017 को जो प्रारंभिक शेष है, जो ओपनिंग बैलेंस है इन प्रतिभूतियों का, वो है 600 बॉन्ड्स हैं जिनका अंकित मूल्य है 60,000 रुपये, जिनकी फेस वैल्यू 60,000 रुपये की है। यानी 60,000 रुपये वाले 600 बॉन्ड्स हैं जिनकी लागत है 59,000 रुपये, यानी कि जिनको 59,000 रुपये में खरीदा गया है। फिर आगे लिखा है 1 जून 2017 को, 1/4/2017 को इनका ओपनिंग बैलेंस दिया गया है। इसके आगे 1 जून 2017 को इन्होंने 105 रुपये की दर से ब्याज रहित 100 बॉन्ड्स क्रय किए हैं। 100 बॉन्ड्स इन्होंने और क्रय किए हैं, और जिनको ब्याज रहित क्रय किया गया है, यानी कि जो विक्रेता है उसने ब्याज अलग से वसूल किया है। ये जो 105 रुपये है इसमें ब्याज की राशि सम्मिलित नहीं है। तो 105 रुपये की दर से ब्याज रहित 100 बॉन्ड्स खरीदे हैं 1/6/2017 को। 1/10/2017 को, यानी पूरे वर्ष भर के संबंध में सूचना दी गई है पूरे वर्ष की। तो 1/10/2017 को 200 बॉन्ड्स 100 रुपये की दर से ब्याज रहित मूल क्रय में से बेचे। 1/10/2017 को 200 बॉन्ड्स बेचे हैं मूल क्रय में से। मूल क्रय का मतलब हुआ जो ओपनिंग बैलेंस था 600 बॉन्ड्स का, उसमें से 200 बॉन्ड्स बेचे हैं, 100 रुपये की दर से बेचे हैं ब्याज रहित मूल्य पर। यानी कि विनियोगकर्ता ने ब्याज की राशि क्रेता से अलग से वसूल की है, इसको ब्याज रहित मूल्य पर बेचा है। 1 जनवरी 2018 को 50 बॉन्ड्स 98 रुपये की दर से ब्याज सहित क्रय किए हैं। यानी कि इस 98 रुपये में 98 रुपीज में ब्याज की राशि सम्मिलित है, और 50 बॉन्ड्स खरीदे हैं 1 जनवरी 2018 को। 1 फरवरी 2018 को 100 बॉन्ड्स मूल क्रय में से, अब ये जो ओपनिंग बैलेंस था, जो मूल क्रय था, इस मूल क्रय में से 100 बॉन्ड्स 99 रुपये की दर से ब्याज रहित बेचे हैं। 99 रुपये की दर पर 100 बॉन्ड्स बेचे हैं, ब्याज रहित बेचे हैं। यानी कि 1 फरवरी 2018 को जो ये बॉन्ड्स बेचे हैं, इन पर जो ब्याज बनता है वो ब्याज की राशि अलग से वसूल की है क्रेता से। हमने बात की थी कि जो स्थिर आय वाली प्रतिभूतियां हैं, स्थिर आय वाले विनियोग हैं, इन पर ब्याज जो है वर्ष में 2 बार देय होता है। तो इन प्रतिभूतियों पर जो 6% सरकारी प्रतिभूतियों में इस विनियोगकर्ता का विनियोग है, इन पर ब्याज 30 जून व 31 दिसंबर को देय है। 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए विनियोगकर्ता की पुस्तकों में विनियोग खाता व ब्याज खाता बनाइए। इन्वेस्टमेंट अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट बनाना है हमको, और जो पुस्तकें हैं वो 31 मार्च को बंद की जाती है। यानी कि जो साल है, जो अकाउंटिंग ईयर है, वो है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का। क्रय एवं विक्रय पर दलाली 2% है, और जो भी ये ट्रांजैक्शंस हुए हैं खरीदने और बेचने के, इन पर विनियोगकर्ता ने या फिर जो विक्रेता है उसने 2% दलाली चुकाई है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1/4/2017 को ओपनिंग बैलेंस है। इसके बाद में एक ट्रांजैक्शन हुआ है 1/6/2017 को। 1/6/2017 को एक ट्रांजैक्शन हुआ है। एक 6/2017, यानी कि 1 जून को ट्रांजैक्शन हुआ है। 1 जून को बॉन्ड्स क्रय किए गए हैं। परचेजिंग कॉस्ट क्या रहेगी? 105 रुपए की दर से 100 बॉन्ड्स क्रय किए हैं। 100 बॉन्ड्स क्रय किए हैं 105 रुपए की दर से। ब्याज रहित है, यानी कि ब्याज की राशि अब ये अलग से भुगतान करेगा विनियोगकर्ता। 10,500 में ये विनियोग खरीदे हैं,
और खरीदने और बेचने पर 2% दलाली चुकाई जाती है। तो खरीदा जब इनको 10,500 रुपये में, तो इस 10,500 पर ब्रोकरेज चुकाई गई, ब्रोकरेज एट द रेट 18% ऑन ₹10,500। जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है उस ट्रांजैक्शन वैल्यू पर 2% ब्रोकरेज चुकाई जाती है क्रय मूल्य पर। तो 2% ब्रोकरेज चुकाई जाती है। तो 10,500 का 2% निकालेंगे। 10,500 का 2% है 210 रुपए। तो 210 रुपए की दलाली चुकाई, और तो इसमें ब्रोकरेज में जीएसटी जोड़ दी जाएगी 18% की दर से। जीएसटी एट द रेट 18% ऑन ₹210। तो 210 का 18% होता है 38 रुपए लगभग। तो 10,500 में विनियोग खरीदे और 210 रुपए की दलाली चुकाई और 210 रुपए पर 38 रुपए जीएसटी चुकाई, यानी कि 248 रुपए दलाली के चुकाए। तो ये जो विनियोग है, जो 100 बॉन्ड्स खरीदे हैं 1 जून 2017 को, इनकी लागत है 10,748 रुपए। कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स 10,748 रुपए। ब्याज की राशि जो विनियोग का क्रय मूल्य है इसमें सम्मिलित नहीं है, तो ब्याज अलग से चुकाना पड़ेगा। तो जो ब्याज हुआ है अप टू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ब्याज की पिछली तिथि है, देय तिथि है, उससे लेकर ट्रांजैक्शन की डेट तक का ब्याज विनियोगकर्ता को, विक्रेता को चुकाना पड़ेगा। तो इसने अलग से इंटरेस्ट का पेमेंट किया है। इंटरेस्ट पेड, पिछली तिथि थी ब्याज का भुगतान, ब्याज जो है 30 जून और 31 दिसंबर को देय है। तो 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी 2017 से लेकर 1 जून 2017, यानी कि 5 महीने ये जो विनियोग खरीदे हैं, विनियोगकर्ता ने ये जो विनियोग खरीदे हैं, इन विनियोगों पर ब्याज चुकाया जाता है 31 दिसंबर को और 30 जून को। विक्रेता ने, जिसने ये विनियोग बेचे हैं 1 जून को 100 बॉन्ड्स किसी से खरीदे हैं, तो जिसने ये बॉन्ड्स बेचे हैं उसको इन 100 बॉन्ड्स पे 31 दिसंबर को ब्याज प्राप्त हो गया होगा। इन बॉन्ड्स के अंकित मूल्य पर, फेस वैल्यू पर विक्रेता को प्राप्त हुआ होगा 31 दिसंबर को। ब्याज की देय तिथि को जिसके नाम से प्रतिभूतियां रजिस्टर्ड होती है उसी व्यक्ति को जो है ब्याज की राशि प्राप्त होती है। तो ये विक्रेता है, विक्रेता के पास 100 बॉन्ड्स थे, जिसने बेचे हैं बॉन्ड्स, उसके पास 100 बॉन्ड्स थे 31 दिसंबर के दिन, और उसको ब्याज की राशि प्राप्त हुई। अब उसने 1 जून 2017 को ये 100 बॉन्ड्स बेच दिए। अब ये जो 100 बॉन्ड्स हैं जो विक्रेता के पास थे, ये 100 बॉन्ड्स अब क्रेता के पास यानी कि विनियोगकर्ता के नाम से रजिस्टर हो जाएंगे, और जब 30 जून डेट आएगी ब्याज की देय तिथि, तो इन 100 बॉन्ड्स पे पूरे 6 महीने का, दिसंबर के बाद जनवरी से लेकर जून तक का पूरे 6 महीने का 100 बॉन्ड्स के अंकित मूल्य पर ब्याज की राशि विनियोगकर्ता को प्राप्त होगी। लेकिन विनियोगकर्ता ने ये बॉन्ड्स 1 जून को खरीदे हैं, तो जून महीने का 1 जून से लेकर 30 जून 2017 केवल जून महीने के ब्याज का ही हकदार है ये विनियोगकर्ता। बाकी दिसंबर के बाद में जनवरी से लेकर मई, 1 जून को तो विक्रेता ने जो है बॉन्ड्स बेच दिए हैं, तो जनवरी से लेकर मई 5 महीने का जो है 5 माह के ब्याज का हकदार तो विक्रेता है, और 1 माह जून, केवल जून महीने के ब्याज का हकदार ये विनियोगकर्ता है, क्रेता है। तो इन 5 महीने की राशि विक्रेता अलग से वसूल करेगा। इन 5 महीने की ब्याज की राशि विक्रेता क्रेता से, विनियोगकर्ता से अलग से वसूल करेगा। तो जनवरी से लेकर 1 जून 2017 यानी जनवरी से मई 5 महीने के ब्याज की राशि क्रेता को, ये जो विनियोगकर्ता है जिसने ये बॉन्ड्स 1 जून को खरीदे हैं, उसको ये ब्याज की राशि अलग से जो है चुकानी पड़ेगी विक्रेता को, क्योंकि जो विक्रेता है उसने ये बॉन्ड्स ब्याज रहित मूल्य पर बेचे हैं, ब्याज की राशि इन बॉन्ड्स की मूल्य में, विक्रय मूल्य में शामिल नहीं की है। तो इंटरेस्ट पेड, अभी जो विनियोग करता है
इन्वेस्टर है, इसने इंटरेस्ट चुकाया होगा इन 100 बॉन्ड्स पे अलग से 5 महीने का। तो 100 बॉन्ड्स का अंकित मूल्य होगा 10,000 रुपए। अंकित मूल्य पर ही ब्याज प्राप्त होता है, देय होता है और चुकाया जाता है। तो 100 बॉन्ड्स का अंकित मूल्य है 10,000 रुपए। ब्याज की दर है 6%। 6% सरकारी प्रतिभूतियां हैं और 6% वार्षिक है ब्याज की दर। 5 महीने का ब्याज चुकाना है तो 5/12 कर दिया जाएगा। 10,000 के बॉन्ड्स हैं अंकित मूल्य के। 10,000 का 6% 600 रुपए और ये 12 महीने का है तो 5 महीने का ज्ञात कर लिया जाएगा 250 रुपए। तो 250 रुपए अलग से 250 रुपए का भुगतान किया है। तो जिस दिन 1 जून 2017 को 105 रुपए की दर से 100 बॉन्ड्स खरीदे हैं 10,500 रुपए में, इस पर दलाली चुकाई, यानी कि ये जो विनियोग करता है इसने 10,748 रुपए में 100 बॉन्ड्स खरीदे हैं और इन 100 बॉन्ड्स पर 5 महीने का ब्याज अलग से चुकाया है विक्रेता को, जनवरी से लेकर मई तक का। और अब आगे जो जून महीने का ब्याज है वो क्रेता को प्राप्त होगा और जिसके लिए क्रेता, ये जिसने विनियोग किया है, ये विनियोगकर्ता हकदार है। अब 30 जून को ब्याज की देय तिथि है। 30 जून को ब्याज की देय तिथि है तो ब्याज प्राप्त होगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम, विनियोगकर्ता को इन प्रतिभूतियों पर ब्याज प्राप्त होगा 6 महीने का, फ्रॉम 1 जनवरी 2017 टू 30 जून 2017। 6 महीने का ब्याज प्राप्त होगा। इसके पास 30 जून 2017 को जो बॉन्ड्स हैं उनका अंकित मूल्य है 70,000 रुपए। 60,000 रुपए के बॉन्ड्स तो ओपनिंग बैलेंस में थे, पहले से थे वर्ष के प्रारंभ में, और 100 बॉन्ड्स अलग से अब इसने 1 जून को क्रय किए हैं। तो ये 100 बॉन्ड्स और 600 बॉन्ड्स, 700 बॉन्ड्स 100 रुपए अंकित मूल्य वाले, तो 70,000 रुपए के बॉन्ड्स, 70,000 रुपए अंकित मूल्य के बॉन्ड्स, 700 बॉन्ड्स विनियोगकर्ता के पास 30 जून के दिन है। इन 70,000 पर 6% की दर से 6 महीने का ब्याज, 6% की दर, ये वार्षिक दर है, तो 6 महीने का ब्याज प्राप्त होगा। तो 70,000 पर 6% की दर से ब्याज बनता है पूरे साल का 4200 रुपए। ये 12 महीने का है तो 6 महीने का ब्याज होगा 2100 रुपए। 2100 रुपए इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 30 जून 2017 को। 30 जून 2017 के बाद में 1/10/2017 को कुछ विनियोग बेचे हैं, 200 बॉन्ड्स बेचे हैं 100 रुपए की दर से ब्याज रहित मूल्य पर। 1/10/2017 को 200 बॉन्ड्स बेचे हैं ब्याज रहित मूल्य पर मूल क्रय में से। तो सेलिंग प्राइस ये जो है ये एक्स इंटरेस्ट परचेजिंग कॉस्ट थी या परचेजिंग प्राइस, और ये जो है ये भी एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस है, यानी ब्याज रहित एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस। दो 200 बॉन्ड्स हैं 100 रुपए की दर से बेचे हैं, 20,000 रुपए में बेचे हैं, और जब विक्रय किया जाता है तो 2% दलाली चुकाई जाती है। तो जब बेचा है 20,000 रुपए में बेचा है और इस पर 2% दलाली चुकाई है तो दलाली घटा देंगे, क्योंकि दलाली एक तरह का खर्चा है। तो 20,000 का 2% है 400 रुपए, और इस 400 रुपए पर जीएसटी चार्ज किया होगा 18%, जीएसटी @ 18% ऑन ₹400।
तो 400 का 18% 72 रुपए। तो 472 रुपए जो है इसमें से लेस कर देंगे, क्योंकि ये खर्चा हो गया 472 रुपए का, 400 रुपए दलाली और 72 रुपए उस पर जीएसटी। 20,000 में विनियोग बेचे हैं और 472 रुपए का दलाली का खर्चा हुआ, तो 19,528 रुपए जो है वो है सेल्स वैल्यू, विक्रय मूल्य। जो ये 200 बॉन्ड्स बेचे हैं 100 रुपए की दर पर ब्याज रहित बेचे हैं, इसकी सेल्स वैल्यू है 19,528 रुपए। और ये ब्याज रहित मूल्य पर बेचे हैं, तो इन पर जो देय ब्याज है, ब्याज की गत देय तिथि से लेकर ट्रांजैक्शन की डेट तक का जो ब्याज है, वो ब्याज अलग से वसूल किया जाएगा क्रेता से। तो इसमें आगे इंटरेस्ट रिसीव होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम 1 जुलाई 2017, क्योंकि ब्याज की गत देय तिथि 30 जून 2017 थी, तो 1 जुलाई 2017 से लेकर 30/9/2017, 1/10/2017 को जो विनियोग बेच दिए गए हैं, तो 1 जुलाई से लेकर सितंबर तक का, 1/7 से लेकर 30/9, जुलाई से सितंबर 3 महीने का ब्याज जो है प्राप्त किया जाएगा क्रेता से 1/10/2017 को। 1 अक्टूबर 2017 को। तो 20,000 रुपए के विनियोग बेचे हैं, 20,000 रुपए अंकित मूल्य के विनियोग बेचे हैं, जिन पर 6% ब्याज की दर है और 3 महीने का ब्याज प्राप्त किया जाएगा। तो 20,000 का 6% 1200, ये 1200 रुपए 12 महीने का ब्याज है, तो 3 महीने का ब्याज होगा 300 रुपए। तो ये जो 300 रुपए का ब्याज है ये वसूल किया जाएगा क्रेता से। अब हम ये देखेंगे कि ये जो विनियोग बेचे हैं 1/10/2017 को, इन पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है बेचने पर। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ बॉन्ड्स। 1/10/2017 को बॉन्ड्स बेचे हैं, तो क्या इनके विक्रय पर लाभ हुआ है या फिर हानि हुई है, वो हम ज्ञात करेंगे। सेल्स वैल्यू है 19,528 रुपए की, और इसमें से लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ परचेज। ये मूल क्रय में से बेचे गए हैं, तो मूल क्रय यानी कि जो ओपनिंग बैलेंस है 600 बॉन्ड्स का, उसमें से बेचे गए हैं। तो 59,000 रुपए की लागत के 600 बॉन्ड्स थे, तो 600 बॉन्ड्स की लागत है 59,000 रुपए। तो ये जो 200 बॉन्ड्स बेचे हैं, 200 बॉन्ड्स जो बेचे हैं, उनकी लागत क्या है। तो 59,000 में 600 का भाग लगा देंगे और 200 से गुणा करेंगे, तो ये आता है 19,667 रुपए। तो 19,667 रुपए की लागत के बॉन्ड्स बेचे हैं 19,528 में, यानी कि हानि हुई है। 19,667 रुपए की लागत के बॉन्ड्स बेचे हैं 19,528 रुपए में, तो 139 रुपए की हानि हुई है बॉन्ड्स के विक्रय से। लॉस ऑन सेल ऑफ बॉन्ड्स। तो 1 अक्टूबर 2017 को जो ये 200 बॉन्ड्स बेचे हैं 100 रुपए की दर से ब्याज रहित मूल्य पर, इनके विक्रय से, और ये जो 200 बॉन्ड्स बेचे गए हैं ये मूल क्रय में से बेचे गए हैं, जो ओपनिंग बैलेंस है उसमें से बेचे गए हैं, तो इनके विक्रय पर 139 रुपए की हानि हुई है। इसके बाद 31 दिसंबर 2017 डेट आती है, और इस दिन ब्याज की देय तिथि है। हमको जो क्रम में चलना है, सीक्वेंस से चलना है। पहले हमने जून का ट्रांजैक्शन देखा, जून के बाद 30 जून डेट आती है जो ब्याज की देय तिथि है, उस दिन ब्याज रिसीव हुआ। उसके बाद
1 अक्टूबर 2017 को कुछ बॉन्ड्स बेचे गए हैं और 1 अक्टूबर 2017 के बाद जो डेट आएगी वो आएगी 31 दिसंबर 2017, जिस दिन ब्याज प्राप्त होता है। तो 31 दिसंबर 2017 को इंटरेस्ट रिसीव हुआ है और ब्याज की देय तिथि को जितनी प्रतिभूतियां, जितने बॉन्ड्स विनियोगकर्ता के नाम से रजिस्टर्ड होंगे उतने बॉन्ड्स के अंकित मूल्य पर जो है ब्याज प्राप्त होगा 6 महीने का। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम 1 जुलाई 2017 टू 31 दिसंबर 2017। 1 जुलाई 2017 से 31 दिसंबर 2017 तक ब्याज प्राप्त होगा। 600 बॉन्ड्स, 60,000 रुपए के बॉन्ड्स ओपनिंग बैलेंस में थे। उसके बाद 100 बॉन्ड्स और खरीदे 10,000 रुपए के, तो 70,000 रुपए। 70,000 रुपए के बॉन्ड्स में से 200 बॉन्ड्स 20,000 रुपए के अंकित मूल्य के बेच दिए, यानी कि 31 दिसंबर 2017 के दिन 50,000 रुपए अंकित मूल्य के बॉन्ड्स जो है विनियोगकर्ता के पास थे। इन पर 6% वार्षिक की दर से 6 महीने का ब्याज प्राप्त होगा। तो 50,000 पर 6% की दर से 3,000 रुपये ये साल भर का ब्याज है और 6 महीने का ब्याज होगा 1,500 रुपये। 1,500 रुपये का ब्याज प्राप्त होगा 31 दिसंबर 2017 के दिन। 31 दिसंबर के बाद उसी दिन जो है 1 जनवरी 2018 को कुछ बॉन्ड्स ब्याज सहित क्रय किए हैं। तो ब्याज की देय तिथि को अगर कोई विनियोग बेचे जाते हैं या विनियोग प्रतिभूतियां क्रय की जाती है तो उसमें फिर ब्याज सहित और ब्याज रहित जो मूल्य है वो महत्वहीन हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ब्याज की देय तिथि को 30 जून और 31 दिसंबर, यहां पर इस क्वेश्चन में ब्याज की देय तिथियां हैं, तो ब्याज की देय तिथि को अगर कोई विनियोग खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं तो फिर ब्याज रहित और ब्याज सहित मूल्य यहां पर महत्वहीन हो जाता है। यहां पर ब्याज की कैलकुलेशन फिर अलग से नहीं की जाएगी या फिर ब्याज जो है विनियोगों के मूल्य में से नहीं घटाया जाएगा। जो दर दी गई होगी हमको उसी को केवल ध्यान में रखना है। ब्याज की कैलकुलेशन ऐसे व्यवहार के संबंध में, ऐसे ट्रांजैक्शन के संबंध में जो देय तिथि को हुआ है, ब्याज की देय तिथि को हुआ है, उसमें ब्याज की गणना हमको नहीं करनी। इसमें ब्याज रहित और ब्याज सहित मूल्य फिर महत्वहीन हो जाता है, ब्याज की कैलकुलेशन यहां पर नहीं करनी होती। तो 1 जनवरी 2018 को कुछ बॉन्ड्स खरीदे हैं। परचेजिंग प्राइस है 50 बॉन्ड्स खरीदे हैं 98 रुपए की दर से। तो परचेजिंग प्राइस है 4,900 रुपए। 4,900 रुपये परचेजिंग प्राइस है और इस पर जो ब्रोकरेज दी गई है, ब्रोकरेज @2% ऑन ₹4,900। तो 4,900 पर 2% की दलाली चुकाई है, 98 रुपये की दलाली दी है और इस दलाली पर जीएसटी चुकाया होगा। जीएसटी चुकाया है 18% ऑन ₹98। 98 रुपये पर 18% जीएसटी चुकाया होगा 18 रुपये का। तो 98 प्लस 18 116 रुपये दलाली के जीएसटी सहित अलग से चुकाए हैं। तो 49 रुपये में 4,900 रुपये में ये 50 बॉन्ड्स 98 रुपये की दर से खरीदे हैं और इनको खरीदने पर 116 रुपये जीएसटी सहित दलाली चुकाई है। तो कॉस्ट ऑफ जो है, जो परचेजिंग कॉस्ट है वो है 5,016 रुपये की। यहां पर ब्याज की कैलकुलेशन हमको नहीं करनी है क्योंकि ब्याज की देय तिथि को ये ट्रांजैक्शन हुआ है। अब आती है 1 फरवरी 2018। एक बार जगह की कमी के कारण ये जो ट्रांजैक्शन है ये हटा देंगे और 1/6/2018 को जो टोटल जो कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स है खरीदने की वो हम लिख देते हैं 10,748 रुपये। 10,748 रुपये एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स है 10,748 रुपये।
और इस पर जो इंटरेस्ट पेड हुआ है वो हुआ है 250 रुपए का। इंटरेस्ट पेड है 250 रुपए का, यानी कि 1 जून 2017 को जो ट्रांजैक्शन हुआ था, 100 बॉन्ड्स खरीदे गए थे, उनकी लागत आई थी 10,748 रुपए की, और इन 100 बॉन्ड्स पर विक्रेता को 250 रुपए का ब्याज चुकाया गया था। ये हमने शॉर्ट में यहां पर लिख दिया है, कैलकुलेशन हमने मिटा दी है। अब बात करेंगे 1 फरवरी 2018 की। 1 फरवरी 2018, 1 फरवरी 2018 के दिन 100 बॉन्ड्स मूल क्रय में से, मूल क्रय यानी कि जो ओपनिंग बैलेंस था 600 बॉन्ड्स, उसमें से 100 बॉन्ड्स 99 रुपए की दर से ब्याज रहित बेचे हैं, यानी कि ब्याज की राशि ये विनियोगकर्ता अलग से वसूल करेगा क्रेता से, ब्याज रहित मूल्य पर बेचे हैं। सेलिंग प्राइस 100 बॉन्ड्स हैं और 99 रुपए में इनको बेचा है, 9,900 रुपए में बेचा है। बेचने पर ब्रोकरेज चुकाई होगी, ब्रोकरेज @ 2%, तो 9,900 का 2% होता है 198 रुपए, और इस ब्रोकरेज पर अलग से 18% जीएसटी चुकाई होगी। तो 198 रुपए का 18% होता है 36 रुपए लगभग। जीएसटी @ 18% ऑन ₹198, तो 36 रुपए। तो 9,900 रुपए में ये 100 बॉन्ड्स बेचे हैं, और बेचने पर 198 प्लस 36 रुपए, यानी 234 रुपए की दलाली चुकाई है। तो ये 234 रुपए का खर्चा हो गया। तो जो शुद्ध विक्रय मूल्य है 9,900 में से 234 रुपए की दलाली हम घटा देंगे, तो 9,666 रुपए में इनको नेट सेल्स वैल्यू इन विनियोगों को बेचा है। जो विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ है वो हुआ है 9,666 रुपए, और ये ब्याज रहित मूल्य पर बेचे हैं, तो अलग से ब्याज वसूल किया जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड कब से कब तक का? केवल 1 महीने का। 31 दिसंबर जो है ब्याज की गत देय तिथि है, तो ब्याज की गत देय तिथि से लेकर जो व्यवहार किया है, जो विक्रय किया है, उस दिन की तिथि तक का ब्याज विक्रेता से वसूल किया जाएगा। तो 31 दिसंबर के बाद में 1 फरवरी को ये विनियोग बेचे गए हैं, तो केवल 1 महीने के ब्याज का हकदारी ये विनियोग करता है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड फॉर मंथ ऑफ जनवरी, केवल जनवरी महीने का ब्याज वसूल किया जाएगा क्रेता से। इन विनियोगों का अंकित मूल्य है 10,000 रुपये। 100 बॉन्ड्स हैं तो 10,000 रुपये इनका अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य पर 6% की दर से वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। केवल 1 महीने का ब्याज ही जो है वसूल किया जाएगा। 10,000 का 6% होता है 600 रुपये, ये पूरे साल भर का है। 1 महीने का है 50 रुपये। तो इन विनियोगों पर 50 रुपये, क्योंकि विनियोग ब्याज रहित बेचे गए हैं, तो इन विनियोगों पर जो 1 महीने का ब्याज बनता है वो ब्याज अलग से 50 रुपये वसूल किया जाएगा। देखते हैं कि इन विनियोगों के विक्रय से लाभ हुआ है अथवा हानि हुई है। तो 30 जून 2017 को जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ था 2100 रुपये, उसको हम एक बार हटा देते हैं यहां से। ये यहां लिख देते हैं 30 जून 2017 को एक इंटरेस्ट रिसीव हुआ था, ब्याज की देय तिथि को इंटरेस्ट रिसीव हुआ था 2100 रुपये का। एक बार इसकी कैलकुलेशन हमने हटा दी है जगह की कमी के कारण। जो 1 फरवरी 2018 को ये 100 बॉन्ड्स बेचे गए हैं, देखते हैं इनके विक्रय पर लाभ हुआ है या हानि हुई है। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ बॉन्ड्स। सेल्स वैल्यू ऑफ, ये जो बॉन्ड्स हैं ये 100 बॉन्ड्स हैं। इन 100 बॉन्ड्स की जो सेल्स वैल्यू है वो है 9,666 रुपये। लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स। ये मूल क्रय में से, यानी जो ओपनिंग बैलेंस है उसमें से ये
बॉन्ड्स 100 बॉन्ड्स बेचे गए हैं, तो 59,000 रुपये के 600 बॉन्ड्स खरीदे थे, यानी 600 बॉन्ड्स की लागत थी 59,000 रुपये। तो 100 बॉन्ड्स की लागत क्या होगी जो ये बेचे हैं, तो 59,000 में 600 का भाग लगाकर 100 से गुणा करते हैं तो आता है 9,833 रुपये, 9,833 रुपये। तो 9,833 रुपये के बॉन्ड्स, 9,833 रुपये की लागत के बॉन्ड्स बेचे हैं 9,666 में, यानी कि लॉस पर ये बॉन्ड्स बेचे गए हैं। जो लॉस हुआ है 167 रुपये का, लॉस ऑन सेल ऑफ बॉन्ड्स। 1/10/2017 को जो ये बॉन्ड्स बेचे गए थे 19,528 रुपये में, ये एक बार मिटा देते हैं यहाँ से, 19,528 रुपये में 1/10/2017 को, 1/10/2017 वाला ट्रांजैक्शन यहाँ लिख देते हैं। सेल्स वैल्यू हमने जो कैलकुलेट की थी वो थी 19,528। अब 1 फरवरी के बाद पुस्तकें बंद की जाती है 31 मार्च को। तो 31 मार्च के दिन उपार्जित ब्याज की गणना करनी होगी। पुस्तकें बंद की जाती है 31 मार्च को और ब्याज की गत तिथि है 31 दिसंबर। तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का ब्याज इसी वर्ष, जो ये 31 मार्च 2017 को समाप्त हुआ है वर्ष 2017-18, उस वर्ष ही जो है 3 महीने का ब्याज उपार्जित कर लिया गया है। तो हम जो अक्रूअल बेसिस पे पुस्तकें रखी जाती है, तो अक्रूअल बेसिस के आधार पर इन 3 महीने का ब्याज भी इसी वर्ष दिखाना होगा। तो जो 3 महीने का ब्याज उपार्जित हो चुका है, हालांकि ये 3 महीने का ब्याज प्राप्त होगा 30 जून को, जो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का ब्याज है इस साल 30 जून 2017 को ब्याज प्राप्त हुआ। उसके बाद 31/12/2017, 31 दिसंबर 2017 को ब्याज प्राप्त हुआ और 31 मार्च 2018 को पुस्तकें बंद की जा रही है। तो दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च जो 3 महीने हैं, इन 3 महीनों का ब्याज इसी वर्ष 2017-18 से संबंधित है। इसलिए इन 3 महीनों का जो उपार्जित ब्याज है वो हमको पुस्तकों में 2017-18 वर्ष के लिए 2017-18 की पुस्तकों में दिखाना पड़ेगा। तो 3 महीने का जो इंटरेस्ट अक्रू हुआ है, इंटरेस्ट अक्रूड, वो भी हमको यहां पर दिखाना पड़ेगा विनियोगकर्ता की पुस्तकों में। तो इंटरेस्ट अक्रूड फ्रॉम 1 जनवरी 2018 टू 31 मार्च 2018। कितने विनियोग हैं 31 मार्च के दिन? विनियोगों का शेष क्या है? विनियोगों का जो शेष विनियोग है उनका अंकित मूल्य क्या रहेगा? 600 बॉन्ड्स थे प्रारंभ में, उसके बाद 100 बॉन्ड्स और खरीदे हैं, 700 बॉन्ड्स, उसमें से 200 बॉन्ड्स बेच दिए गए हैं, तो 500 बॉन्ड्स बचे और 500 के बाद 50 बॉन्ड्स और खरीद लिए गए, तो 550 बॉन्ड्स, और 550 बॉन्ड्स में से 100 बॉन्ड्स बेच दिए गए फरवरी में। तो 550 में से 100 बॉन्ड्स बेच दिए गए, तो 450 बॉन्ड्स बचे हैं 31 मार्च 2018 के दिन। तो 450 बॉन्ड्स का अंकित मूल्य है 100 रुपए के हिसाब से 45,000 रुपए, और 45,000 पर 6% वार्षिक की दर से 3 महीने का ब्याज अक्रू हुआ है 31 मार्च 2018 को, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का ब्याज। तो 45,000 का 6% हम ज्ञात करेंगे, 2700 रुपए, 2700 रुपए 12 महीने का ब्याज है, तो 3 महीने का ब्याज होगा 675 रुपए। तो 675 रुपए इंटरेस्ट अक्रू हुआ है। इसी प्रकार के इंटरेस्ट अक्रूड के एक एंट्री हमने गत वर्ष भी की होगी 31 मार्च 2017 को। 31 मार्च 2017 के दिन, या इसको कहें 1 अप्रैल 2017 के दिन, हमने अक्रूड इंटरेस्ट की एक एंट्री की होगी गत वर्ष में। जो वास्तविक ब्याज प्राप्त हुआ वो ब्याज प्राप्त हुआ था 30 जून 2017 को, लेकिन ये इस वर्ष का ब्याज केवल अप्रैल, मई और जून का 3 महीने से ही संबंधित है।
30 जून 2017 को 6 महीने का ब्याज प्राप्त हुआ है और ये ब्याज जो है वो ब्याज हमको प्राप्त हुआ 1 जनवरी 2017 से लेकर 1 जनवरी 2017 से लेकर 30 जून 2017 6 महीने का ब्याज प्राप्त हुआ है 2100 रुपए 2017-18 में। लेकिन वह जो 31 मार्च 2017 है, 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च 2017, ये जो 3 महीने हैं, इन 3 महीनों का ब्याज जो है गत वर्ष से संबंधित है। तो उस समय जब गत वर्ष में हमने पुस्तकें बंद की थी 31 मार्च 2017 को, तो उस समय भी हमने एक इंटरेस्ट अक्रूड की एंट्री की होगी, इंटरेस्ट अक्रूड, और उस समय 60,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट्स थे। 1 अप्रैल 2017 या 31 मार्च 2017 को 60,000 रुपए अंकित मूल्य के बॉन्ड्स थे, जिन पर 6% की दर से 3 महीने का ब्याज अक्रू हुआ होगा। 31 दिसंबर 2017 को ब्याज देय हो चुका होगा और 31 दिसंबर 2016 या फिर 1 जनवरी 2017 को ब्याज प्राप्त हो चुका होगा और उसके बाद 6 महीने के बाद ही जो है 30 जून 2017 को ब्याज प्राप्त हुआ है। लेकिन 31 मार्च 2017 गत वर्ष में जब पुस्तकें बंद की होगी, उस समय इंटरेस्ट अक्रूड की एंट्री भी की होगी 60,000 रुपए के बॉन्ड्स पर। तो 60,000 का 6%, 3 महीने का 6% के हिसाब से 3 महीने का ब्याज, उपार्जित ब्याज की एंट्री गत वर्ष में पुस्तकें बंद करते समय हमने की होगी, क्योंकि गत वर्ष के अंत में विनियोगों का शेष था 60,000 रुपए अंकित मूल्य का। तो 60,000 का 6% 3600 रुपए, ये 3600 रुपए 12 महीने का है, तो 3 महीने का ब्याज है, उपार्जित ब्याज 900 रुपए। क्वेश्चन में कहा गया है विनियोगकर्ता की पुस्तकों में विनियोग खाता व ब्याज खाता बनाइए। तो पहले विनियोग खाता तैयार करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, 6% सरकारी प्रतिभूतियां हैं। एक डेट का कॉलम होगा, डेट है 2017 की, फिर है पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल को, अप्रैल 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस है। इन्वेस्टमेंट्स एक तरह से संपत्तियां हैं, तो जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस होता है। ओपनिंग बैलेंस है 59,000 रुपए का। 60,000 रुपए के बॉन्ड्स हैं, 60,000 रुपए अंकित मूल्य के बॉन्ड्स हैं, लेकिन जो इनकी कॉस्ट है वो है 59,000 रुपए की। 1 अप्रैल के बाद में 1 जून 2017 को कुछ बॉन्ड्स खरीदे हैं। जून 1 उस दिन बॉन्ड खरीदे हैं। तो जब बॉन्ड खरीदे जाते हैं तो एंट्री की जाती है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो डेबिट साइड में जब खरीदे हैं तो डेबिट साइड में लिख दिखाया जाएगा टू बैंक अकाउंट, और 10,748 रुपए जो कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स हैं, खरीदने की जो लागत थी 1 जून 2017 को, वो है 10,748 रुपए। इसके बाद 1/10/2017 को कुछ बॉन्ड्स बेचे गए हैं। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में 1 अक्टूबर 1 इस दिन कुछ बॉन्ड्स बेचे गए हैं। तो जब बॉन्ड्स का विक्रय किया जाता है तो एंट्री होती है
बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स, इसलिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा बाय बैंक अकाउंट। और इन्वेस्टमेंट बेचे हैं, जो इन्वेस्टमेंट बेचे हैं 1 अक्टूबर 2017 को वो बेचे हैं 19,528 रुपये में। तो 19,528 रुपये प्राप्त हुए थे इन्वेस्टमेंट के विक्रय से। और जब ये इन्वेस्टमेंट बेचे गए तो इनके विक्रय पर 139 रुपये की हानि हुई थी अक्टूबर 1 बाय लॉस ऑन सेल ऑफ बॉन्ड्स 139 रुपए की। 1 अक्टूबर के बाद में ब्याज का खाता अलग से बनाया जाएगा, तो जो ब्याज के ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए अलग खाता बनाया जाएगा। हम केवल इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जो क्रय और विक्रय के सौदे हुए हैं, जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं, केवल उन्हीं का लेखा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में करेंगे। 1 जनवरी 2018 को परचेज किए गए हैं 5,016 रुपए के इन्वेस्टमेंट। तो जब खरीदे जाते हैं तो डेबिट किया जाता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो जब इन्वेस्टमेंट्स खरीदे गए हैं 2018 में 1 जनवरी को, तो ये ट्रांजैक्शन डेबिट किया जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो डेबिट साइड में दिखाया जाएगा टू बैंक अकाउंट। 5,016 रुपए में ये इन्वेस्टमेंट्स परचेज किए गए हैं। 1 जनवरी के बाद 1 फरवरी 2018 को 100 बॉन्ड्स बेचे गए थे 9,666 रुपए में। तो बेचने पर क्रेडिट किया जाता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट को। तो 1 फरवरी 2018 को बाय बैंक अकाउंट एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेस्टमेंट के खाते में क्रेडिट किया जाएगा बाय बैंक अकाउंट 9,666 रुपए। तो 9,666 रुपए में 1 फरवरी को कुछ बॉन्ड्स बेचे थे और इन बॉन्ड्स के विक्रय पर 167 रुपए की हानि हुई थी। इसको भी हम क्रेडिट कर देंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ बॉन्ड्स 167 रुपए की हानि हुई है। तो ये बॉन्ड्स के क्रय विक्रय के संबंध में ट्रांजैक्शंस थे जो हमने खाते में दिखा दिए हैं, विनियोग खाते में हमने दिखा दिए। जो बैलेंस है वो बैलेंस हम अगले साल लेके जाएंगे। 31 मार्च के दिन पुस्तकें बंद की जाती है बाय बैलेंस CD। और जो लॉस हुआ है, जो हानि हुई है इनके विक्रय पर, वो लाभ हानि खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। टोटल कर लेंगे, डेबिट साइड का टोटल कर लेंगे। डेबिट साइड का टोटल करें अगर तो 59,000 के ओपनिंग बैलेंस था। 10,748 के 10,748 रुपए में कुछ बॉन्ड्स खरीदे थे 1 जून को, और फिर 1 जनवरी को 5,016 रुपए में 50 बॉन्ड्स और खरीदे थे। तो कुल मिलाकर जो टोटल है 74,764 रुपये। 74,764 रुपये के बॉन्ड्स में से 19,528 रुपये के बॉन्ड्स बेच दिए गए, जिन पर 139 रुपये की हानि उठाई गई। तो 19,528 और 139 हमने माइनस कर दिए, फिर 9,666 भी घटा दिए, और फिर 167 रुपये की जो हानि हुई है वो भी हमने घटा दी। तो जो बैलेंस बचता है वो है 45,264 रुपये का। तो जो विनियोग है वर्ष के अंत में विनियोगों की लागत है 45,264 रुपये के विनियोग वर्ष के अंत में बचते हैं। इसी प्रकार एक इंटरेस्ट अकाउंट बनाया जाएगा। ब्याज खाता और विनियोग खाता दो बनाने हैं, क्वेश्चन में कहा गया है।
इंटरेस्ट अकाउंट, डेट particulars, amount, date, particulars, amount। जो इंटरेस्ट के संबंध में जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सारे यहां पर दिखाए जाएंगे। सबसे पहले हम बात करें वर्ष के प्रारंभ की। वर्ष के प्रारंभ में 1/4/2017 की अगर बात करें तो 31 मार्च 2017 के दिन एक इंटरेस्ट अक्रूड की एंट्री की गई होगी गत वर्ष में। तो जब एंट्री की गई होगी वो एंट्री थी अक्रूड इंटरेस्ट, क्योंकि पैसा प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए अक्रूड इंटरेस्ट को या इंटरेस्ट अक्रूड को हम डेबिट करते हैं और जो ब्याज की राशि उपार्जित हुई है, जो वर्ष से संबंधित जो ब्याज की राशि है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो गत वर्ष में एक एंट्री की गई होगी अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 900 रुपए से टू इंटरेस्ट। तो 900 रुपए का ब्याज पिछले वर्ष की आय मान ली गई, जो 900 रुपए का 3 महीने का जनवरी 2017 से लेकर अप्रैल 2017 वर्ष इस वर्ष के प्रारंभ तक का 3 महीने का ब्याज गत वर्ष में उपार्जित मान लिया गया और ये एंट्री की गई। तो जब अक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री की जाती है तो वो वर्ष के अंत में जब की जाती है तो अगले वर्ष के प्रारंभ में उस एंट्री को रिवर्स किया जाता है, जिससे अगले वर्ष के प्रारंभ में जो ब्याज प्राप्त हुआ है उसका प्रभाव शून्य हो जाए, उसका इफेक्ट नील हो जाए। देखेंगे हम किस प्रकार से इफेक्ट नील हुआ है, लेकिन पहले हम इसकी एक रिवर्सल एंट्री करेंगे वर्ष के प्रारंभ में। 1/4/2017 को 31 मार्च 2017 पिछले वर्ष के अंत में एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री की गई थी और इस वर्ष के प्रारंभ में इसकी रिवर्स एंट्री की जाती है। तो इसकी रिवर्स एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, यानी उल्टी एंट्री कर दी जाएगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अक्रूड इंटरेस्ट 900 रुपए से। तो वर्ष के प्रारंभ में हमेशा उपार्जित ब्याज की जो एंट्री की जाती है उसकी रिवर्स एंट्री की जाती है। तो 1/4/2017 को ये एंट्री की गई थी। तो इंटरेस्ट अकाउंट में हम लिखेंगे टू अक्रूड इंटरेस्ट 900 रुपए। 30 जून 2017 को 2100 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ है। ये ब्याज 2100 रुपए का ब्याज, ये ब्याज पूरे 6 महीने का है, यानी कि जो 2100 रुपए का ब्याज है ये 1 जनवरी 2017 से लेकर 30 जून 2017 6 महीने का ब्याज है, जबकि 1 जून 2017 से लेकर 31 मार्च 2017 3 महीने का ब्याज गत वर्ष से संबंधित है जो कि 900 रुपए है। तो इस 2100 रुपए में गत वर्ष के 900 रुपए का ब्याज भी शामिल है। तो जब हमने रिवर्स एंट्री की है तो 900 रुपए का ब्याज हमने डेबिट कर दिया जो कि इस 2100 रुपए में शामिल है पिछले वर्ष का ब्याज। तो जब हमने ब्याज खाते में इंटरेस्ट अकाउंट में ये 900 रुपए एक्रूड इंटरेस्ट के डेबिट कर दिए हैं जो पिछले वर्ष से संबंधित है, तो इसका परिणाम क्या होगा कि जब 2100 रुपए क्रेडिट किए जाएंगे 30 जून को 2017 की डेट है, जब 30 जून को ब्याज प्राप्त हुआ है तो हम ब्याज प्राप्त होने की एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। बैंक में पैसा आया तो डेबिट किया जाएगा और इंटरेस्ट एक आय की मद है तो इंटरेस्ट को क्रेडिट किया जाता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट के क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट दिखाया जाएगा, यानी कि 30 जून को 2100 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ है। लेकिन इस 2100 रुपए, ये 2100 रुपए 6 महीने का ब्याज है और इस 2100 रुपए में गत वर्ष का जनवरी से लेकर मार्च 3 महीने का ब्याज भी शामिल है जो कि गत वर्ष से संबंधित है और इस इन 3 महीने का ब्याज था 900 रुपए। तो 2100 रुपए में 900 रुपए गत वर्ष से संबंधित ब्याज भी शामिल है। तो जब हमने अक्रूड इंटरेस्ट की रिवर्सल एंट्री करी उसका प्रभाव यह पड़ा कि 900 रुपए हमने डेबिट कर दिए और 2100 रुपए हमने क्रेडिट किए हैं। तो इनका जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा कि इस वर्ष केवल 2100 में से 900 हम अगर माइनस करें जो कि पिछले वर्ष का ब्याज है, तो इस वर्ष केवल 1200 रुपए ही ब्याज की
के दिखाए जाएंगे। 2100 रुपये डेबिट हुए हैं, 900 रुपये 2100 रुपये क्रेडिट हुए हैं और 900 रुपये डेबिट हो गए। तो जो इसका प्रभाव है वो ये रहेगा कि केवल 1200 रुपये ही जो है ब्याज के क्रेडिट किए जाएंगे, पुस्तकों में जो है शामिल किए जाएंगे, जो कि 1200 रुपये केवल इस वर्ष से संबंधित है और 900 रुपये का ब्याज पिछले वर्ष से संबंधित है, जो पिछले वर्ष की पुस्तकों में दिखा दिया गया होगा। 30 जून के बाद 30 जून से पहले जब 1 जून को एक ट्रांजैक्शन हुआ था, 1 जून को जब कुछ बॉन्ड्स खरीदे गए थे, तो उस दिन विक्रेता को ब्याज चुकाया गया था 250 रुपए। 1 जून 2017 को ब्याज चुकाया गया था। तो जब ब्याज चुकाया जाता है, ब्याज का भुगतान किया जाता है, तो एंट्री होती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। इंटरेस्ट एक खर्चा हो जाता है तो खर्चे को डेबिट करते हैं, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। 250 रुपए का ब्याज चुकाया गया था, जिसको हम इंटरेस्ट खाते में डेबिट कर देंगे 1 जून 2017 को। 1 जून 2017 के बाद में 30 जून 2017 को जो ब्याज प्राप्त हुआ था 6 महीने का, उसकी हमने यहां पर खाते में खतौनी कर दी है 2100 रुपए की। 30 जून के बाद, ये तो 2018 वर्ष से संबंधित है, जगह की कमी के कारण हमने यहां पर इनको दिखाया था। 30 जून के बाद 1 अक्टूबर 2017 को कुछ बॉन्ड्स बेचे थे और इनको बेचने पर जो है क्रेता से, जिसको हमने बॉन्ड्स बेचे थे, उससे इंटरेस्ट रिसीव हुआ था 300 रुपए का। अक्टूबर 1 को बाय बैंक अकाउंट 300 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ था। ये सीक्वेंस में चलना है, डेट वाइज हमको चलना है। अप्रैल 1, जून 1। तो 1 अक्टूबर को 300 रुपए का ब्याज क्रेता से प्राप्त हुआ था, जिन बॉन्ड्स को हमने बेचे थे। 1 अक्टूबर के बाद 31 दिसंबर को 6 महीने का ब्याज प्राप्त हुआ है 1500 रुपए। दिसंबर 31, 2017 बाय बैंक अकाउंट 1500 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ है। 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी 2018 को कुछ बॉन्ड्स खरीदे थे, लेकिन ये ब्याज की देय तिथि को खरीदे गए हैं, इसलिए यहां पर ब्याज का किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं हुआ। 1 जनवरी के बाद 1 फरवरी को 100 बॉन्ड्स बेचे गए हैं और इन बॉन्ड्स पर जो है 100 बॉन्ड्स पर क्रेता से 1 महीने का, जनवरी महीने का ब्याज प्राप्त हुआ है 50 रुपए। 2018 में 1 जनवरी को ब्याज प्राप्त हुआ तो क्रेडिट कर देंगे बाय बैंक अकाउंट। 50 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ है। सॉरी, 1 फरवरी है। 1 फरवरी को 1 फरवरी के बाद में जब पुस्तकें बंद की गई मार्च 31 को, तो उस दिन जो है इस वर्ष से संबंधित 3 महीने का उपार्जित ब्याज की हमने एंट्री की है। तो उपार्जित ब्याज की एंट्री की जाती है, अक्रूड इंटरेस्ट को डेबिट किया जाता है और इंटरेस्ट को क्रेडिट किया जाता है। तो बाय अक्रूड इंटरेस्ट 675 रुपए। 675 रुपए का ब्याज इस वर्ष उपार्जित है और अगले वर्ष के प्रारंभ में इसकी रिवर्सल एंट्री कर दी जाएगी, जिसका प्रभाव यह होगा कि इस वर्ष से संबंधित ब्याज जब अगले वर्ष में प्राप्त होगा तो वो ब्याज, इस वर्ष का ब्याज अगले वर्ष पुस्तकों में डेबिट कर दिया जाएगा और जो इसका शुद्ध प्रभाव है, जो नेट इफेक्ट ही अगले वर्ष में जाएगा, जैसे कि यहां पर हुआ है। 2100 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ पूरे 6 महीने का, लेकिन 900 रुपए का ब्याज जो पिछले वर्ष से संबंधित था उसको हमने यहां पर डेबिट कर दिया। तो इसका शुद्ध प्रभाव, नेट इफेक्ट ये हुआ कि केवल 1200 रुपए का ब्याज ही इस वर्ष पुस्तकों में दिखाया जाएगा। टोटल कर लेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। 2100 प्लस 300 प्लस 1500 प्लस 50 प्लस 675, 4625 रुपए। तो कुल मिलाकर 4625 रुपए का ब्याज क्रेडिट किया गया, जिसमें से 900 रुपए का ब्याज पिछले वर्ष का था अक्रूड इंटरेस्ट, जिसको हमने डेबिट किया है, और 250 रुपए का ब्याज चुकाया गया है। तो 3475 रुपए का ब्याज पुस्तकें बंद करते समय 31 मार्च
2018 को लाभ हानि खाते में ले जाया गया, क्रेडिट किया गया 3475 रुपये का। तो आज की क्लास में हमने देखा इस क्वेश्चन के माध्यम से कि किस प्रकार से विनियोगों के क्रय और विक्रय के व्यवहारों की कैलकुलेशन की जाती है, किस प्रकार से जो विनियोग हैं, जो प्रतिभूतियां हैं, उनकी क्रय की लागत ज्ञात की जाती है और विक्रय मूल्य ज्ञात किया जाता है, और किस प्रकार से ब्याज का लेखा किया जाता है, ब्याज की कैलकुलेशन की जाती है, और फिर जो है किस प्रकार से पुस्तकों में विनियोग खाता और ब्याज खाता बनाया जाता है। ये हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से समझा। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा, जो भी डिस्कस किया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।